जैसा कि हम लोगों का न्यूक्लियर फिजिक्स का लेक्चर चल रहा है और न्यूक्लियर फिजिक्स के लेक्चर में हम लोग फोर्थ लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग फाइव्थ लेक्चर में चलेंगे और फिफ्थ लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है और न्यूक्लियर फिजन क्या होता है। लेकिन ये न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन कहां से आया ये आपको मैंने फोर्थ लेक्चर के वीडियो में ही बता दिया था। फोर्थ लेक्चर के वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि किसी भी पर्टिकुलर लाइट न्यूक्लियाई का या हैवी न्यूक्लियाई जो कि स्टेबल भी होना चाहते हैं और फ्रीली भी होना चाहते हैं, ये फिनोमेना कहीं ना कहीं न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन में इन्वॉल्व होता है। तो आइए हम समझते हैं कि जब लाइटर न्यूक्लियाई हैवी न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होता है या हैवी न्यूक्लियाई लाइटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होता है, तो इस कंडीशन पे एक रिएक्शन होती है जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, जिसको हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शन नाम देते हैं। अब बात करते हैं बच्चों की, ये जो न्यूक्लियर रिएक्शन होता है ये कितने टाइप का होता है। बच्चों जो न्यूक्लियर रिएक्शन होता है ये दो टाइप का होता है, एक होता है न्यूक्लियर फिजन और दूसरा होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। अब दोनों में एक डिफरेंस शॉर्ट वे में समझ लेते हैं। हम न्यूक्लियर फ्यूजन अभी जस्ट पढ़ने वाले हैं, लेकिन हम सबसे पहले न्यूक्लियर फिजन पढ़ेंगे। यहां पर हम समझ लेते हैं कि जो न्यूक्लियर फिजन होता है, न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है बच्चों, न्यूक्लियर फिजन में जो हैवी न्यूक्लियाई होता है वो दो लाइटर न्यूक्लियाई में टूट जाता है। यहां पर एक क्वेश्चन मैं राइज करना चाहूंगा कि जो हैवी न्यूक्लियाई होता है वो लाइटर न्यूक्लियाई में किस तरीके से टूटता है और क्यों टूटता है, इसका फिनोमेना हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियर फिजन में। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन में। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन में दो लाइट न्यूक्लियाई एक हैवी न्यूक्लियाई का निर्माण करते हैं। चलिए हम पढ़ते हैं अब न्यूक्लियर फिजन क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले, न्यूक्लियर फिजिक्स के न्यूक्लियर फिजन के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले आपको मैं बताना चाहूंगा कि 1945 में अमेरिका ने जापान और नागासाकी क्षेत्र में बम गिराए थे, एटम बम गिराए थे। और ये एटम बम जो थे ये कहीं ना कहीं एटम बम इसी फिनोमेना से गिरे थे, न्यूक्लियर फिजन के ही फिनोमेना से गिरे थे। कहने का मतलब वहां पर जो प्रोसेस हुई थी, वहां पर जो रेडिएशन फैला था या वहां पर जो एटम बम का रिएक्शन चालू हुई थी, वो पूरी की पूरी जो रिएक्शन चालू हुई थी वो कहां पर चालू हुई थी, न्यूक्लियर फिजन से चालू हुई थी। और इस घटना से पूरा देश, पूरी दुनिया हिल गई थी। तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि इस न्यूक्लियर फिजन का एटम बम के इस्तेमाल में बहुत बड़ा रोल है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि न्यूक्लियर फिजन होता क्या है। ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रॉन इज इंड्यूस्ड इन न्यूक्लियर रिएक्शन इज फिजन, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। ये दो पॉइंट का क्या मतलब है, ये दो पॉइंट का मतलब बच्चों ये है कि सबसे पहले हम ये जानते हैं कि न्यूक्लियर फिजन में जो हैवी न्यूक्लियाई होते हैं वो हैवी न्यूक्लियाई लाइटर न्यूक्लियाई में टूटते कैसे हैं। यहां पर आप समझ रहे होंगे कि नेचर का सबसे जो हाई हैवी एलिमेंट है वो क्या है, यूरेनियम है। यूरेनियम को हम बच्चों यू से डिनोट करते हैं। यूरेनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 92 होता है और यूरेनियम का जो एटॉमिक मास होता है वो 235 होता है। इसको हम लोग टारगेट न्यूक्लियस भी बोल सकते हैं। अब टारगेट इसको न्यूक्लियस क्यों बोलते हैं आइए हम समझते हैं। होता क्या है बच्चों कि एक कोई पर्टिकुलर न्यूट्रॉन होता है, ये न्यूट्रॉन क्या करता है, इस यूरेनियम एटम से जाके टकराता है, इसके न्यूक्लियस से जाके टकराता है। और जैसे ये टकराता है तो ये टकराने के बाद ये यूरेनियम कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है 92U236 में। और जब ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो इस फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद ये एक हैवी न्यूक्लियाई बन जाता है और यही हैवी न्यूक्लियाई अगेन रिएक्शन करके दो लाइटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होता है। पहला लाइटर न्यूक्लियाई जो होता है 56 बेरियम 144 और दूसरा है 36 क्रिप्टॉन 89। इस कंडीशन में क्या करते हैं, इस कंडीशन पे ये न्यूट्रॉन, ये जो न्यूट्रॉन था, ये न्यूट्रॉन इस टारगेट न्यूक्लियस में टकराता है और टकराने के बाद ये दो फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, एक तो एक क्रिप्टॉन में कन्वर्ट होते हैं, दूसरे बैरियम में कन्वर्ट होते हैं। और इस दौरान जो रिएक्शन होती है इस रिएक्शन को हम न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन बोलते हैं। इस कंडीशन में तीन न्यूट्रॉन भी इमिट करते हैं, तीन न्यूट्रॉन भी इमिट करते हैं। ये तो रिएक्शन हो गई। जब एग्जाम में आपके टॉपिक आएगा कि व्हाट इज न्यूक्लियर फिजन, गिव द फिनोमेना ऑफ एंड द रिएक्शन ऑफ न्यूक्लियर फिजन, तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, व्हेन द हैवी nuclei breaks into two lighter nuclei, that phenomena is known as nuclear fission। यहां पर चलते हैं, यहां पर क्या होगा, when two lighter nuclei is break into heavy nuclei is formed into heavy nuclei, that phenomena is known as nuclear fission। okay students, fusion। अब हम बात करते हैं, यहां पर एक बात ये ध्यान रखनी है आपको कि न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फिजन में डिफरेंस आपको हमेशा याद रखना है। अब हम बात करते हैं इस रिएक्शन में, यहां पर ये टारगेट न्यूक्लियस है, हमेशा इसको टारगेट न्यूक्लियस बोलेंगे, ये टारगेट न्यूक्लियस है। अब चलिए होता क्या है कि यहां पर एक न्यूट्रॉन क्या होगा, इस यूरेनियम से टकराएगा। जब इस यूरेनियम से टकराएगा तो ये दो फॉर्म में कन्वर्ट होगा, एक क्रिप्टॉन में कन्वर्ट होगा और दूसरा बैरियम में कन्वर्ट होगा। लेकिन जब बैरियम और क्रिप्टॉन में कन्वर्ट होगा तो कन्वर्ट होने के बाद मैंने क्या कहा, तीन न्यूट्रॉन इमिट भी करेंगे। तो ये ऑब्वियसली सी बात है, यहां पर तीन न्यूट्रॉन इमिट कर रहा है।
अब ये तीनों न्यूट्रॉन में से कोई एक न्यूट्रॉन फिर से जाके यूरेनियम से टकराएगा, तो फिर ये 3 न्यूट्रॉन बनाएंगे और इसी के साथ क्रिप्टॉन और बेरियम भी बना देंगे। उसके बाद फिर यही एक न्यूट्रॉन फिर यूरेनियम के साथ, फिर ये न्यूट्रॉन फिर यूरेनियम के साथ, फिर ये न्यूट्रॉन फिर यूरेनियम के साथ, और फिर ये 3-3 बना देंगे, फिर ये 3-3 बना देंगे, फिर ये 3-3 बना देंगे। कहने का मतलब कि न्यूट्रॉन अगर किसी भी यूरेनियम को पाएगा तो 3 न्यूट्रॉन इमिट कर देगा, और वही 3 न्यूट्रॉन में से फिर एक न्यूट्रॉन जाकर यूरेनियम में लगेगा, फिर दूसरा यूरेनियम में जाएगा, तीसरा यूरेनियम में जाएगा। कहने का मतलब ये प्रोसेस लगातार होती जाती है, और जब ये प्रोसेस नहीं रुकती है और ये प्रोसेस लगातार चलती जाती है, यूरेनियम से एक न्यूट्रॉन टकरा के एनर्जी, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज कर देता है, तो इसके कारण ये रिएक्शन जो कहलाती है ये अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन कहलाती है। अब अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन भी यहाँ पर होती है और कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन भी बच्चों यहाँ पर होती है। हम ये समझेंगे कि अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन और कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन न्यूक्लियर फिजन का टाइप है, और ये कैसे होता है इसको हम आगे के लेक्चर में समझेंगे। तो अब जैसा कि हम न्यूक्लियर फिजन पढ़ने के बाद अब हम पढ़ने वाले हैं अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन और कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन और कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन क्या होता है, आइए जानते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन की और कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन की, ये दोनों के दोनों रिएक्शन है किसके, न्यूक्लियर फिजन के। कह रहा है व्हेन द फिनोमेना ऑफ न्यूक्लियर फिजन टेक्स प्लेस इट शुड बी अनकंट्रोल्ड। कहने का मतलब ये है कि जब कोई भी न्यूट्रॉन, पर्टिकुलर एक न्यूट्रॉन जब किसी भी यूरेनियम न्यूक्लियाई के एटम के साथ टकराता है, तो टकराने के बाद ये प्रोसेस लगातार होते जाते हैं, और जितने भी न्यूट्रॉन बनते हैं वो एक पर्टिकुलर न्यूट्रॉन फिर से यूरेनियम से टकराता है, और ये रिएक्शन लगातार चेन रिएक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट होती चली जाती है, और फिर उसके बाद इस रिएक्शन को अनकंट्रोल्ड, मतलब कहने का मतलब इसे कंट्रोल करना मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ पर हमने कुछ मेथड निकाले हैं जिसके कारण हम इस रिएक्शन को कंट्रोल चेन रिएक्शन नाम देते हैं और इसे हम अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन नाम देते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक न्यूट्रॉन है, ये न्यूट्रॉन जब यूरेनियम से टकराता है तो टकराने के बाद ये 2 लाइटर न्यूक्लियाई में तो कन्वर्ट होता है, लेकिन उसके बाद ये क्या कहता है, 3 न्यूट्रॉन इमिट करता है। अब ये जो 3 न्यूट्रॉन इमिट करता है, ये अगेन इसका एक न्यूट्रॉन जाकर यूरेनियम से टकराएगा, इसका दूसरा न्यूट्रॉन जाकर यूरेनियम से टकराएगा, इसका तीसरा न्यूट्रॉन यूरेनियम से जाकर टकराएगा, और ये प्रोसेस लगातार ये रिएक्शन होती रहेगी, और इस रिएक्शन को जब हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो ऐसे रिएक्शन को हम अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन कहते हैं। लेकिन अब बात करते हैं कि व्हेन द रिएक्शन ऑफ न्यूक्लियर फिजन इज कंट्रोल्ड, कहने का मतलब कि जब न्यूक्लियर फिजन के रिएक्शन को हम कंट्रोल कर लेते हैं। कैसे कंट्रोल करते हैं, 2 मेथड से बच्चों से हम कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल चेन रिएक्शन जब आप पढ़ोगे तो उसमें आप पहले इन मेथडों को भी जानोगे कि न्यूट्रॉन शुड बी स्लोड डाउन। कहने का मतलब ये है कि जो एक न्यूट्रॉन पर्टिकुलर, अगर ये न्यूट्रॉन इस यूरेनियम से टकराता है, तो टकराने के बाद ये यूरेनियम जो होगा, अलग अलग यूरेनियम 3 न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होंगे। कहने का मतलब कि अगर ये वाला न्यूट्रॉन अपने टारगेट न्यूक्लियस से टकराएगा तो टकराने के बाद ये 3 न्यूट्रॉन बनाएगा, ये 3 न्यूट्रॉन बनाएगा, और फिर ये 3 न्यूट्रॉन अगेन यूरेनियम से टकराएंगे, ये सारे के सारे अगेन यूरेनियम से टकराएंगे, फिर 3 न्यूट्रॉन बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे कि हम कुछ ऐसा करने चाहिए, हमें कुछ ऐसा करना है कि हम जो न्यूट्रॉन लगातार बन रहे हैं, लगातार उनकी कैपेसिटी को स्लो कर दें, उनको स्लो कर दें। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे कि जब ये न्यूट्रॉन इस यूरेनियम से टकराएगा और दूसरा न्यूट्रॉन बनाएगा, 3 न्यूट्रॉन इमिट करेंगे, तो ये न्यूट्रॉन जैसे ही दूसरे वाले अपने लास्ट वाले यूरेनियम से टकराना चाहेगा, वैसे ही हम कुछ ऐसा चीज लाएंगे, मतलब कोई एक ऐसी पर्टिकुलर चीज लाएंगे जिससे वो न्यूट्रॉन उस यूरेनियम से टकराने ना पाए, और उसके आसपास रास्ते में हम कोई ऐसी चीज कोलाइड करा दे उस न्यूट्रॉन से कि वो न्यूट्रॉन उसी में बिजी हो जाए और ये रिएक्शन रुक जाए। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे चीज के लिए या तो हम वाटर का इस्तेमाल करते हैं, या हम ग्रेफाइट का इस्तेमाल करते हैं, या हम हैवी वाटर का इस्तेमाल करते हैं। क्या होता है कि जब ये न्यूट्रॉन इस पर्टिकुलर यूरेनियम से टकराता है, तो यूरेनियम से टकराने के बाद ये 3 न्यूट्रॉन इमिट करता है, अगेन जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड न्यूट्रॉन है ये अगेन यूरेनियम से टकराने चाहेंगे। लेकिन हम क्या करेंगे, इनको टकराने से पहले इनके रास्ते में हम वाटर, ग्रेफाइट और हैवी वाटर का यूज कर देंगे, जिसके कारण ये उस वाले न्यूट्रॉन से कॉलिजन करेंगे, और कॉलिजन करने के बाद वो न्यूट्रॉन स्लो हो जाएंगे। कहने का मतलब उनका जो मोमेंटम होगा वो कंजर्व हो जाएगा, और वो हाई स्पीड से अगर बढ़ रहे होंगे यूरेनियम की तरफ तो उनके रास्ते में बाधा आ जाएगी। उसी तरीके से एक्सेस न्यूट्रॉन शुड बी एब्सॉर्ब। कहने का मतलब कि अगर ये 3 न्यूट्रॉन मान लीजिए निकलते हैं, तो पहला मेथड तो हमारा ये है कि न्यूट्रॉन को स्लो कर देना है, किससे, बाय वाटर, ग्रेफाइट या हैवी वाटर से।
क्या करा के, इलास्टिक कोलिजन करा के, और दूसरा है कि एक्सेस न्यूट्रॉन शुड बी एब्जॉर्ब। कहने का मतलब ये तीन के बाद तीन के बाद तीन के बाद लगातार ये जो चेन चलती जा रही है, इसमें अगर हम न्यूट्रॉन्स को कम कर दें, कहने का मतलब हम एक ऐसा पर्टिकुलर कोई मेथड लगाएं जिसमें न्यूट्रॉन्स कम हो जाएं। आप देख रहे हैं जब ये न्यूट्रॉन किसी एक यूरेनियम से टकराया तो इसने तीन तीन न्यूट्रॉन बनाए, अगेन ये तीन न्यूट्रॉन यूरेनियम से टकराया तो अगेन तीन तीन बना दिए। तो हम क्या करें, यहाँ से इसको गायब कर दें, यहाँ से इसको गायब कर दें, यहाँ से इसको गायब कर दें, यहाँ से इसको गायब कर दे। तो जब एक्सेस ऑफ न्यूट्रॉन जो लगातार बन रहे हैं, अगर उनकी संख्या कम हो जाएगी, उनको कोई एब्जॉर्ब करने वाला मिल जाएगा, तो वहां पर ये कंडीशन खत्म हो जाएगी और रिएक्शन अपने आप खुद ब खुद रुक जाएगी। कहने का मतलब कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो बढ़ रहे हैं उनकी हमें कमी करनी है। उसके लिए हम उस न्यूट्रॉन्स को कैडमियम रॉड की तरह या कैडमियम की जगह कैडमियम यूज करके हम उसे क्या कहते हैं, एब्जॉर्ब कर लेंगे। कैडमियम का काम क्या होता है, डिक्रीज द मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ऑफ न्यूट्रॉन बाय वेरी स्मॉल वैल्यू। कहने का मतलब कि ये कैडमियम जब उस न्यूट्रॉन्स के नंबर को घटा देगा, उसे एब्जॉर्ब कर लेगा, तो जो मल्टीप्लिकेशन लगातार न्यूट्रॉन का बढ़ रहा है वो क्या हो जाएगा बच्चों, वो कम हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा न्यूक्लियर फिजन का, न्यूक्लियर फिजन में हमने अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन और उनको रोकने का जो मेथड होता है उसके बारे में पढ़ा। अगले लेक्चर में हम न्यूक्लियर फ्यूजन पढ़ेंगे, न्यूक्लियर रिएक्टर पढ़ेंगे और सन में जो एनर्जी यूज होती है या सन की जो जिसे हम लोग प्रोटॉन साइकिल बोलते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। आपका जो 6th लेक्चर होगा वो बहुत बड़ा होगा, इस वजह से आप ये जितने भी लेक्चर 5 लेक्चर कराए गए हैं इन्हें देखना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल अगर अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो सके। दैट इज़ द पावर ऑफ फिजिक्स।